दोस्तों, शादी के 30 साल बाद पत्नी ने अचानक अपने पति से मांग लिया तलाक। आखिर कोई औरत 30 साल की सूखी जिंदगी गुजारने के बाद अपने पति से तलाक कैसे ले सकती है? चलिए जानते हैं इस पेचीदा कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। शाम के 5 बज रहे थे। घर के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर श्रीकांत के दिल के भीतर एक अजीब सी घुटन, एक ऐसा बोझ था जो वो समझ भी नहीं पा रहा था। आज दफ्तर से लौटते ही उसे एक ऐसा झटका मिला जिसने उसकी 30 साल की शादी को एक ही पल में झकझोर दिया। जीविका, उसकी पत्नी, जो हमेशा उसकी हर बात पर मुस्कुराते हुए ठीक है कह देने वाली, आज बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोई न हो। हाथ कांप रहे थे और उसकी आवाज, उसमें एक ऐसा दर्द था जिसे पति होकर भी श्रीकांत पहचान नहीं पा रहा था। मुझे तलाक चाहिए। सिर्फ 3 शब्द, पर इन शब्दों ने पूरे घर को जैसे हिला दिया। श्रीकांत को लगा उसने गलत सुना। वो हंस पड़ा। जीवी, तुम मजाक कर रही हो? पर जीविका हंसी नहीं। उसने सिर झुका लिया और बोली, मैं थक गई हूँ श्रीकांत, बहुत थक गई हूँ। श्रीकांत ने उसके हाथ पकड़कर कहा, हमने साथ में जीवन शुरू किया था, हम बुढ़ापा भी साथ काटेंगे, ऐसा मत कहो। लेकिन जीविका ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। अब साथ नहीं, मैं बस आज़ाद होना चाहती हूँ। उस क्षण श्रीकांत को लगा जैसे उसके 30 साल की दुनिया, उसके बच्चों की यादें, उसके साथ गुजरे हर त्योहार, हर जश्न, सब टूटकर गिर गए। उसने बहुत मनाया, बहुत पूछा, पर जीविका एक ही बात दोहराती रही, मुझसे अब और नहीं होता। शाम ढल गई, घर पर एक भारी सी चुप्पी फैल गई। श्रीकांत डाइनिंग टेबल पर खामोश बैठा रहा, जबकि जीविका अपने कमरे में परेशान सी घूमती रही। कभी सामान उठाते, फिर रख देती, कभी कुछ लिखती, फिर उस पन्ने को फाड़ देती। श्रीकांत दूर से देख रहा था कि उसकी पत्नी में अचानक ये क्या बदल गया। जो 30 साल तक कभी बात तक छुपा कर नहीं रख सकी, आज इतनी बड़ी बात कैसे बोल गई? क्या वजह है? क्या कोई था उसकी जिंदगी में, या कोई डर, या कोई सच्चाई जिसे वो छुपा रही थी? वो सोच ही रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। नंबर अज्ञात था। श्रीकांत ने उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, आज रात अब सब कुछ खो देने वाले हैं। और कॉल कट। श्रीकांत का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भागकर जीविका के कमरे में गया, पर वो वहां नहीं थी। उसका फोन भी गायब था। अलमारी खुली पड़ी थी। फर्श पर एक कागज गिरा हुआ था। शायद लिखते लिखते उसने फाड़ दिया था, पर उसका कोना अभी भी सही था। उस पर लिखा था, अगर मुझ पर कुछ भी बीते तो बच्चों को सच बता देना। ये पढ़ते ही श्रीकांत का खून जम गया। वो तुरंत बाहर दौड़ा, पर बाहर का गेट खुला हुआ था। जीविका कहीं जा चुकी थी। करीब 2 घंटे बाद घर की घंटी बजी। श्रीकांत ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। क्या आप श्रीकांत हैं? हाँ, क्या हुआ? इंस्पेक्टर की आवाज गंभीर थी। हमें खेद है, आपकी पत्नी जीविका का एक्सीडेंट हो गया है। श्रीकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, कैसा एक्सीडेंट? कहाँ है वो? पुलिस ने जवाब दिया, वो अब नहीं रही। श्रीकांत वहीं बैठ गया। उसके कान सुन, दिमाग खाली, दिल जैसे किसी ने मरोड़ कर रख दिया हो। वो वहीं फुटपाथ पर बैठा कई मिनट तक रोता रहा। पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां स्टील की टेबल पर चादर में लिपटी हुई उसकी पत्नी पड़ी थी। जीविका की शांत चेहरा, पर आंखों के पास जैसे डर जम गया हो। श्रीकांत ने उसका हाथ पकड़ते हुए सिर्फ एक ही बात कही, तुम क्यों चली गई? किस बात से डर रही थी? पर कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह घर लौटते ही श्रीकांत ने वही फटा हुआ कागज फिर उठाया। उसके पीछे एक और बात लिखी थी, बहुत हल्के पेंसिल में, जैसे जल्दी में लिखी हो, सच अलमारी में छुपा है, आखिरी शेल्फ में। श्रीकांत दौड़कर अलमारी खोली, नीचे की शेल्फ उठाई। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिसे उसने कभी छुआ भी नहीं था। उसने बक्सा खोलते ही उसके भीतर कई चीजें देखीं, पुराने खत, कुछ बिल, एक नोटबुक और एक पेन ड्राइव।
लेकिन सबसे ऊपर एक फोटो थी। जीविका किसी आदमी के साथ खड़ी थी। एक अपरिचित चेहरा। दोनों के चेहरे में तनाव था, खुशी नहीं। श्रीकांत की सांस अटक गई। क्या यही वजह थी तलाक की? क्या जीविका किसी और के साथ थी? पर नीचे लिखी लाइन ने सब उलट दिया। सच्चाई उस आदमी में नहीं, उसके पीछे के कर्ज में है। कर्ज? किसका कर्ज? और जीविका क्यों डरी हुई थी? श्रीकांत ने पेनड्राइव कंप्यूटर में लगाई। उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो था। कैमरा हिल रहा था, जैसे किसी ने छुपकर रिकॉर्ड किया हो। फ्रेम में जीविका थी, रोती हुई, कांपती हुई, और कह रही थी, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना मुझ पर दबाव है। मैंने एक गलती की थी, बहुत बड़ी गलती, जिसका कर्ज मैं 30 साल से चुका रही हूं। अब वो लोग मुझसे वो मांग रहे हैं जो मैं दे नहीं सकती, इसलिए मैं अब शायद बच ना पाऊं। वीडियो यहां टूट जाता है। अचानक चीख की आवाज आती है। कोई दरवाजा तोड़ रहा है और जीविका कहती है, श्रीकांत, मुझे माफ। और वीडियो बंद। कौन सा कर्ज? और जीविका ने क्या गलती की थी? इन सवालों ने श्रीकांत की नींद, चैन सब छीन लिया। उसने पुलिस को सारी बातें बताईं, पर पुलिस ने साफ कहा, स्पष्ट सबूत नहीं है, ये हत्या भी हो सकती है और दुर्घटना भी। श्रीकांत के दिल में एक अजीब विश्वास था। जीविका की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, ये प्लान किया गया था। अब एक ही रास्ता था, उस नोटबुक को पढ़ना। नोटबुक में बहुत सारी तारीखें थीं, बहुत सारे कोड, नाम और रकमें। लगातार 3 पन्नों पर एक ही नाम बार बार लिखा आया, आरव। लेकिन श्रीकांत ने कभी किसी आरव का नाम सुना नहीं था। पन्नों के बीच एक फोटो रखी थी। जीविका गोद में एक छोटा बच्चा लिए खड़ी थी और फोटो के पीछे लिखा था, मेरा अपराध यही है। श्रीकांत का दिल डूब गया। क्या ये बच्चा, क्या ये? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डोरबेल बजी। एक अजनबी आदमी दरवाजे पर था, चेहरा उसी फोटो वाले आदमी जैसा। वो धीरे से बोला, हमें बात करनी है। और हाँ, आपकी पत्नी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। दरवाजे पर खड़ा वो अजनबी आदमी अंदर आया। श्रीकांत ने उसे गौर से देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर भी था और पछतावा भी। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, जैसे कई घंटों से भटक रहा हो। वो अंदर आते ही धीमी आवाज में बोला, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन जीविका मुझे बहुत अच्छे से जानती थी। ये सुनकर श्रीकांत के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे कोई पत्थर उसके सीने पर रख दिया हो। क्या ये आदमी उसका अतीत था? क्या ये वही वजह थी जिससे जीविका तलाक चाहती थी? श्रीकांत बोला, आप कौन हैं और मेरी पत्नी आपको कैसे जानती थी? उस आदमी ने एक लंबी सांस ली। मेरा नाम आरव नहीं है, लेकिन आरव को मैं ही जानता हूं। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे वो खुद 30 सालों से किसी कैद में जी रहा हो। देखिए, वो बोला, जीविका की मौत हादसा नहीं थी, उसे धमकी दी गई थी, और वो बात आपको पता भी है, बस आप जोड़ नहीं पा रहे। श्रीकांत ने जल्दी से नोटबुक, पेनड्राइव और फोटोज की तरफ बढ़ा दी। वो आदमी इन्हें देखते ही कांप गया। तो आखिर उसने आपको सब दे दिया। उसने सच छुपाने की बहुत कोशिश की थी, पर शायद वो जानती थी कि अब उसका बचना मुश्किल है। श्रीकांत ने घबरा कर पूछा, ये आरव कौन है? क्या ये बच्चा? उस आदमी की आंखें भर आईं। ये बच्चा मेरी और जीविका की गलती है। श्रीकांत का दिल जैसे रुक सा गया। उसे लगा कमरे की हवा भारी हो गई है। गलती? कौन सी गलती? आदमी बोला, 30 साल पहले, आपकी शादी से पहले, जीविका के साथ एक धोखा हुआ था। वो किसी आदमी की मदद करने गई और उसी रात उसका जीवन बदल गया।
वो गलती उसकी नहीं थी, लेकिन उस गलती से एक बच्चा पैदा हुआ, आरव। श्रीकांत की आंखें फैल गईं। क्या? तो मतलब जीविका ने? आदमी ने जल्दी से कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जीविका निर्दोष थी, उसे फंसाया गया था। और आरव, वो जीविका की नहीं, मेरी जिम्मेदारी था। वो मेरा बच्चा था। श्रीकांत का दिमाग घूम गया। पर वीडियो में तो वो कह रही है कि उसने गलती की। आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा, वो गलती उसकी नहीं, मेरी थी। मैंने जीविका को उस गंदे गुट से दूर रखने की कोशिश की थी, पर नहीं रख पाया। श्रीकांत चिल्लाया, किस गुट से, किस संगठन से, किस बात से डर रही थी वो? आदमी धीरे से बोला, वही लोग जिन्होंने आपकी पत्नी की हत्या की। कमरे में एक ठंडी सी खामोशी फैल गई। घड़ी की टिक-टिक अचानक बहुत तेज सुनाई देने लगी। आदमी ने कहा, 30 साल पहले हम दोनों एक एनजीओ में काम करते थे। हम एक गिरोह का पर्दाफाश करने वाले थे जो महिलाओं से गलत काम करवाता था, उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। श्रीकांत की सांसें अटक गई। जीविका भी उस एनजीओ में नए नए जुड़ी थी। उसे नहीं पता था कि उस रात क्या होने वाला है। वो सिर्फ मदद करने गई थी। लेकिन मैं देर से पहुंच गया और जिस आदमी ने उसे वहां बुलाया था वो गिरोह का सरगना था। श्रीकांत ने गुस्से से कहा, उस हरामजादे का नाम क्या था? आदमी ने सिर झुका लिया, वही जिसने कल जीविका को मार डाला। श्रीकांत की उंगलियां कांपने लगीं। नाम बोलो। उस आदमी ने पहली बार श्रीकांत की आंखों में देखा और धीमे भारी स्वर में बोला, वो इंसान अभी भी जिंदा है और वो तुम्हारे बहुत करीब है। श्रीकांत हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? कौन? मेरे करीब कौन है? वो आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने खिड़की के बाहर झांका और फुसफुसाया, हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। वो लोग हर जगह हैं। आपको नहीं पता, आपकी पत्नी को मारा गया क्योंकि उसने 30 सालों में कभी भी उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अब कर्ज आपसे वसूला जाएगा। श्रीकांत पीछे हट गया। कर्ज? किस बात का कर्ज? आदमी धीरे धीरे बोला, जीविका ने 30 साल आपकी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चुप्पी का कर्ज लिया। अब वो चुप्पी टूट चुकी है और वो लोग आपको ढूंढने आ रहे हैं। श्रीकांत को लगने लगा कि कमरा उसकी तरफ सिकुड़ रहा है। दिल धड़क रहा था जैसे छाती फट जाएगी। वो आदमी जाने के लिए मुड़ा और कहा, अगर आपको जिंदा रहना है तो उस नोटबुक के आखिरी पन्ने को आज रात ही पढ़ना। वही असली सच है, वो सच जिससे आपकी दुनिया हिल जाएगी। इतना कहकर वो दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गया। श्रीकांत दरवाजे के पास दौड़ा, पर वो आदमी सड़क पर कहीं गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। रात के 12 बज रहे थे और अब श्रीकांत अकेला था, नोटबुक के आखिरी पन्ने के साथ। उसने कांपते हाथों से नोटबुक उठाई। आखिरी पन्ना हल्के से मुड़ा हुआ था, जैसे कोई बार बार उसे पढ़ता रहा हो। उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक सच तुम्हारे ही घर में छिपा है। उस पर लिखा था, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो ये लिफाफा पढ़ना। श्रीकांत की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे जीविका उसकी गर्दन छूकर कह रही हो कि सच्चाई से डरो मत, ये तुम्हारे ही लिए है। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर 3 चीजें थीं, एक पुराना वीडियो सीडी, एक लेटर और एक डीएनए रिपोर्ट। श्रीकांत के हाथ कांपने लगे। वो लेटर पढ़ने लगा। श्रीकांत, अगर तुम्हारे हाथ इस लेटर तक पहुंचे हैं तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, और अगर नहीं हूं तो उसकी वजह वो गलती नहीं बल्कि वो सच है जिसे मैं 30 साल से छुपा रही हूं। मैं जानती हूं तुम मुझे कभी धोखे की नज़र से नहीं देखोगे, इसलिए मैं सच लिख रही हूं, वो सच जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में है।
श्रीकांत की सांसें तेज हो गईं। लेटर आगे कहता था, 30 साल पहले जो मेरे साथ हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी जिसे तुम्हारे ही घर के एक आदमी ने रचा था। श्रीकांत का दिल रुक गया। कौन? उसकी आंखें लेटर की अगली पंक्ति पर टिक गईं। तुम्हारी मां। श्रीकांत के कानों में जैसे धमाका हुआ। वो कुर्सी पर बैठ गया। मां? मेरी मां? लेकिन क्यों? लेटर आगे कहता था, ये बात तुम्हें झटका देगी, लेकिन तुम्हारी मां उन दिनों उस गिरोह के मुखिया के साथ जुड़ी हुई थीं। वो सीधे शामिल नहीं थीं, पर वो जानकारी पहुंचाती थीं। उन्हें उस गिरोह से पैसे मिलते थे और बदले में वो घर में क्या हो रहा है, किससे क्या कमजोरी निकल सकती है, सब बताती थीं। उसी गिरोह ने एक रात मुझ पर हमला करवाया, लेकिन मैं बच गई, किसी तरह बच गई। और उसी रात वो बच्चा, आरव, जिसकी कहानी तुम जानना चाहते हो, वो बच्चा पैदा हुआ। लेकिन वे लोग चाहते थे कि मैं उस बच्चे का इस्तेमाल करके उनके लिए काम करूं। मैंने मना कर दिया और मेरी जिंदगी बदल गई। श्रीकांत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसकी मां? उसकी अपनी मां? लेटर आगे कहता था, तुम्हें ये देखकर दुख होगा, लेकिन लॉकर में रखी डीएनए रिपोर्ट तुम्हें सच्चाई दिखा देगी। श्रीकांत ने तुरंत डीएनए रिपोर्ट उठाई। उसमें साफ लिखा था। श्रीकांत की सांसें जैसे टूट गईं। वो जमीन पर बैठ गया। आरव, मेरा बच्चा? लेकिन कैसे? मैं तो उस रात वहां था ही नहीं। लेटर की अगली लाइन ने सब साफ कर दिया। श्रीकांत, तुम्हें नशीला पेय पिलाया गया था। तुम्हें पता भी नहीं चला, पर तुम वहीं कमरे में मौजूद थे और उन्होंने तुम्हें भी इस्तेमाल कर लिया। श्रीकांत का पूरा शरीर कांपने लगा। वो रो पड़ा। 30 साल तक उसकी पत्नी ने ये सच अकेले सहा और उसने उस पर शक तक नहीं किया। लेटर की आखिरी लाइन ने सब खत्म कर दिया। अब वही गिरोह वापस लौट आया है, क्योंकि उनकी जरूरत अब मैं नहीं, तुम हो। मैंने 30 साल तुम्हें बचाया, आज आखिरी बार बचा रही हूं, और इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा सच बताने लगी थी। लेटर यहीं खत्म हो गया। श्रीकांत ने कांपते हाथों से वीडियो सीडी चलाई। स्क्रीन पर धुंधली रिकॉर्डिंग थी, एक कमरे की, जहां 2 परछाइयां थीं, एक महिला, उसकी मां, और एक आदमी, वही गिरोह का सरगना। वीडियो में उसकी मां स्पष्ट कह रही थी, 30 साल पहले भी हमने उसे चुप करवाया था, आज भी कर देंगे, सच किसी को नहीं पता चलना चाहिए। श्रीकांत चिल्ला उठा, मां, तुमने जीविका को क्यों? लेकिन आंसू उसे और अंधा करते जा रहे थे। वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरी दुनिया घूम रही थी। मां, उसकी पूजा, उसकी आदर्श, आज वही सबसे बड़ा अपराधी थी। सुबह होने लगी। श्रीकांत अपनी मां के कमरे में गया। वो शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। श्रीकांत ने पूछा, तुमने जीविका को क्यों मारा? उसकी मां शांत मुस्कुराई, क्योंकि वो सच जान चुकी थी, और अब तुम भी जान गए हो तो तुम्हें भी। उसकी मां कुछ करने ही वाली थी कि पुलिस अंदर घुस आई। श्रीकांत ने खुद उन्हें बुलाया था। पुलिस ने उसकी मां, गिरोह के सरगना और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घर खाली हो गया। कमरे में सिर्फ 2 चीजें बची। 1, जीविका का लेटर। 2, उसकी तस्वीर। श्रीकांत तस्वीर को सीने से लगाकर फुसफुसाया, तुमने 30 साल मुझे बचाया। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सच्चाई को जिंदा रखूंगा। कमरे में सन्नाटा था, पर कहीं हवा में जैसे जीविका की आवाज गूंज रही थी, अब सब सच हो चुका है, अब तुम आजाद हो। श्रीकांत ने जब अपनी मां को हथकड़ी लगते देखा, तब भी उसकी मां ने सिर्फ एक बार ठंडी मुस्कान दी थी। पुलिस स्टेशन में जब श्रीकांत को उससे आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली, तब उसने सिर्फ एक सवाल पूछा था, मां, आपने जीविका को क्यों मरवाई? वो आपकी बहू थी मां। उसकी मां ने बहुत देर तक खामोश रहकर उसे देखा, फिर धीरे धीरे, जैसे 50 साल पुराना जहर मुंह से निकाल रही हो, बोली, क्योंकि
वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी श्रीकांत, और मैं अपनी कमजोरी को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। श्रीकांत ने कांपते स्वर में पूछा, कमजोरी? वो आपकी बहू थी माँ? माँ हंसी, एक भयानक खोखली हंसी। सुन बेटा, पूरा सच सुन ले। आज के बाद मैं फिर कभी नहीं बोलूंगी। 1978-80 के दशक में मैं बहुत गरीब थी। तेरे पापा, तेरे दादाजी शराबी थे। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। उसी समय मेरी मुलाकात विक्रम सेठी से हुई थी। वो उस गिरोह का सरगना था जो आज भी जिंदा है। उसने मुझे ऑफर दिया, घर घर की जानकारी दो, खासकर अमीर घरों की बहू बेटियों की, हमारी ज़रूरत की बातें। बदले में हर महीने इतना पैसा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। मैंने हाँ कर दी। पहले सिर्फ बातें बताती थी, किसकी बहू अकेली रहती है, किसकी बेटी कॉलेज जाती है, किस घर में तिजोरी कहाँ है। फिर धीरे धीरे मैं खुद लड़कियों को मदद के बहाने बुलाने लगी। मैं उनकी आंटी बन गई थी। 30 साल तक मैंने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद की, और बदले में मुझे पैसा, इज्जत, ये बड़ा सा घर सब मिला। जब तेरी शादी की बात चली तो मैंने जीविका को देखा। सुंदर, सीधी साधी, गरीब घर की। मैंने सोचा ये लड़की मेरे काम आएगी। मैंने विक्रम सेठी को बताया, मेरे घर की होने वाली बहू एकदम साफ है, इसे आसानी से फंसाया जा सकता है। शादी के ठीक 15 दिन पहले मैंने खुद जीविका को बुलाया। कहा, बेटी, एक करीब लड़की की शादी में मदद चाहिए, तुझे सिर्फ एक शाम आ जा। जीविका आई। उसी रात विक्रम और उसके आदमियों ने उसे नशीला पेय पिलाया। तुझे भी मैंने ही बुलाया था उस रात। कहा था कि जीविका की तबीयत खराब है, जल्दी आ। तू भी बेहोश हो गया था। उसी रात उन्होंने जो किया वो तो डीएनए रिपोर्ट में पढ़ चुका है। लेकिन जीविका ने मना कर दिया उनके लिए काम करने से। उसने कहा, मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे गंदे धंधे में नहीं आऊंगी। विक्रम ने मुझे धमकाया, अगर ये लड़की नहीं मानी तो तेरा बेटा और तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि तू 20 साल से हमारे लिए दलाली कर रही है। मैं डर गई। मैंने जीविका से विनती की। उसने एक ही शर्त रखी, मैं चुप रहूंगी, लेकिन मुझे कभी कोई गंदा काम नहीं करना पड़ेगा और मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। विक्रम मान गया। 30 साल तक जीविका चुप रही। हर महीने विक्रम को थोड़े थोड़े पैसे देती रही ताकि वो चुप रहे। मैंने भी उसकी मदद की। लेकिन पिछले साल विक्रम को एक बहुत बड़ा काम चाहिए था। उसने जीविका से कहा, अब तुझे एक आखिरी काम करना होगा। एक बड़ी हस्ती की बेटी को फंसाना है, नहीं तो 30 साल पुरानी सारी वीडियो, सारी फोटो सब वायरल कर दूंगा। तेरे पति, तेरे बच्चे सब तबाह हो जाएंगे। जीविका ने साफ मना कर दिया। वो मेरे पास आई, रोते हुए बोली, माँ जी, अब बस, मैं सच बता दूंगी श्रीकांत को, चाहे जो हो जाए। मैं घबरा गई। अगर जीविका ने सच बताया तो मेरा सारा काला कारनामा खुल जाता। मेरा बेटा मुझे घृणा की नज़र से देखता। मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। मैंने विक्रम को फ़ोन किया। कहा, इसे रास्ते से हटा दो, हमेशा के लिए। विक्रम ने पूछा, एक्सीडेंट? मैंने कहा, हाँ, और इतना साफ सुथरा कि कोई शक भी न करे। उसी रात जब जीविका घर से निकली, उसका पीछा किया गया। उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए गए थे। वो सीधी खाई में गिरी। मैंने खुद उसकी लाश देखी थी अस्पताल में। उसकी आंखें खुली थी, जैसे मुझे ही घूर रही हों। मैंने उसकी आंखें बंद नहीं कर पाई। माँ ने आखिरी बार श्रीकांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, सिर्फ एक खालीपन था। मैंने अपनी बहू को नहीं मरवाई श्रीकांत, मैंने अपनी सबसे बड़ी गवाह को मरवाई, जो मेरे 50 साल के पाप की एकमात्र जीती जागती सबूत थी। और अब तो मुझे सजा दे दे, मैं तैयार हूं। श्रीकांत कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उठा और बाहर निकल गया। उसके पीछे उसकी माँ की आवाज गूंजी, मैंने कभी माँ बनने लायक नहीं थी बेटा, बस एक औरत थी
जो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती थी। श्रीकांत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद उसने कभी अपनी माँ से मिलने नहीं। वो माँ जिसने अपनी बहू को सिर्फ इसलिए मरवा दिया था क्योंकि वो अपने काले अतीत की आखिरी गवाह थी, और उस गवाह को ख़त्म करके वो अपने पाप को हमेशा के लिए दफन करना चाहती थी। बस यही एक वजह थी, इज्जत, डर और 50 साल का काला साम्राज्य बचाने की लालच। जीविका की जान की कीमत उसकी सास की इज्जत से कम थी।